नमस्कार। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समाजीकरण। इसको अंग्रेजी में सोशलाइजेशन कहा जाता है। हम इसके अर्थ, प्रक्रिया एवं सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सामाजिक प्राणी की श्रेणी में आता है। जन्म के समय नवजात शिशु रक्त मांस से निर्मित सावयव शरीर मात्र होता है, जिसमें केवल मूल प्रवृत्तियां और संवेग होते हैं। धीरे धीरे शिशु समाज के संपर्क में आता है, तब उसमें मानवोचित गुणों का विकास भी होता है। वह समझने लगता है कि उसे किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यक्ति उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं तथा वह व्यक्तियों से क्या चाहता है। यह सब सामाजिक संपर्क के परिणाम स्वरूप ही वह सीखता है, अथवा यह सीखने की क्षमता उसमें सामाजिक संपर्क के कारण ही विकसित होती है और तब वह समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। समाज के रीति रिवाज, नियम, मूल्य, प्रथाएं आदि ग्रहण कर एक संस्कृत प्राणी बन जाता है। उसकी यही विकास की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। इसके पश्चात बच्चों, अब हम समाजीकरण का अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, समाजीकरण का शाब्दिक अर्थ नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया से लिया जाता है। प्रमुख रूप से समाजीकरण को दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। एक तो मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीय अर्थ, जिसमें संपत्ति पर समाज के अधिकार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंकों, कारखानों आदि उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। दूसरे समाजशास्त्रीय संदर्भ में इसका अर्थ व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाने के उद्देश्य से सामाजिक मूल्यों को सीखने से लिया जाता है और यहाँ समाजीकरण के संप्रत्यय को समाजशास्त्रीय संदर्भ में ही देखा जाएगा, जिसमें समाजीकरण ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें व्यक्ति समाज के आदर्शों, मानदंडों, मूल्यों और उद्देश्यों आदि को सीखता है अथवा ग्रहण करता है। बच्चों, समाजीकरण का अर्थ जानने के बाद अब हम समाजीकरण की कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण में व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आभ्यंतरीकरण करने को कहा जाता है। दूसरा है जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। अगले समाजशास्त्री है किम बालियंग।
किम्बाल यंग समाजीकरण को ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है एवं जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। अगले समाजशास्त्री हैं गिलिन और गिलिन के अनुसार समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना भी विकसित करता है। बच्चों, इस प्रकार उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाजीकरण के द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है एवं उनका अभियंत्रीकरण किया जाता है। यह सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करके समाज का सदस्य बनता है। इसी के द्वारा वह सामाजिक मानदंडों को सीखता है और समाज के साथ अपना अनुकूलन करता है। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक मूल्यों, लोकाचारों, जनरीतियों, आदर्शों और मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है, जो व्यक्ति को समायोजित व्यवहार करना सिखाती है। इसके बाद अब हम समाजीकरण की प्रक्रिया एवं सोपान इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के जन्म के पश्चात प्रारंभ होती है। जन्म के समय बच्चा न तो सामाजिक होता है और न समाज विरोधी, बल्कि वह केवल जैविकीय प्राणी होता है, अर्थात जन्म के समय उसमें इस प्रकार की क्षमताएं होती है जो उसे सामाजिक मानव बना सकती है। इन्हीं क्षमताओं के कारण वह व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। बच्चों, हमारे समाजशास्त्री टालकार्ड पार्सन्स ने कहा है कि बच्चा उस पत्थर के समान होता है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जहां रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का सदस्य बन जाता है। जॉनसन के मतानुसार बालक का मस्तिष्क नमनीय होता है, जिसमें सीखने की पूरी क्षमता होती है। इसी कारण उसे जैसा सिखाया जाए वैसा ही वह सीख जाता है। लेकिन सीखने की प्रक्रिया में समय को भी एक प्रमुख कारक जॉनसन ने माना है। जैसे हर उम्र में सीखने की क्षमता बराबर नहीं होती, बड़ी उम्र की तुलना में छोटी उम्र में अधिक शीघ्रता से सीखा जाता है। इसके साथ ही सीखने की प्रक्रिया में क्रमबद्धता होती है। जैसे भाषा सीखने के पूर्व अक्षर ज्ञान सीखना आवश्यक होता है। बच्चों, समाजशास्त्री पियाजे के विचार। पियाजे ने बाल मनोविज्ञान का बड़े विस्तार से गहन अध्ययन किया है। उसके आधार पर उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर 6 अवस्थाओं में बांटा है, जो इस प्रकार से हैं। बच्चों, प्रथम अवस्था में स्तनपान के समय बालक में सनसनी का बोध होता है। दूसरी अवस्था में बालक किसी एक बिंदु से किसी वस्तु को देखता है, लेकिन आंखों से ओझल होने पर उसे
ढूंढता नहीं है। तीसरी अवस्था में बालक जो कुछ भी देखता है उसे पकड़ने का प्रयास करता है। यह अवस्था 3 से 6 माह के बीच की है, जब बच्चा ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को समायोजित करने लगता है, जैसे भूख लगने पर बोतल को मुंह में लेना, किसी वस्तु के सामने आ जाने पर उस स्थान पर दृष्टि रखना तथा जो कुछ उसकी पहुंच में है उसे पकड़ने की कोशिश करना आदि कार्य बच्चे द्वारा किए जाते हैं। चौथी अवस्था में बच्चा उस पदार्थ की खोज करता है जो उसके सामने से अदृश्य कर दिया जाता है, जैसे छिपे खिलौनों को बिस्तर के नीचे तलाशना आदि। यह अवस्था 9-10 माह के बीच की होती है। 5वीं अवस्था में बालक स्थान परिवर्तन के क्रम को समझने की कोशिश करता है। यह अवस्था 12 से 18 माह के बीच की होती है। 6ठी अवस्था में बालक पदार्थ का चित्रण करता है और उसके अनुपस्थिति में भी उसके विषय में कल्पना कर लेता है। पियाजे के अनुसार यह अवस्था 15 से 19 माह के बीच की होती है। बच्चों, समाजीकरण की प्रक्रिया के बाद अब हम समाजीकरण के सोपान के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, समाजीकरण की प्रक्रिया अनेक सोपानों में संपन्न होती है, जिसके विषय में अनेक मनोवैज्ञानिकों व समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने बालक के समाजीकरण को 7 अवस्थाओं में बांटा है, जबकि जॉनसन ने 4 सोपानों का उल्लेख किया है, जिसे उन्होंने पार्सन्स से लिया है। तो अब हम बिंदुवार समाजीकरण के सोपान के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्सन्स के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया के सोपान निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहली अवस्था है मौखिका अवस्था। अंग्रेजी में इसको ओरल स्टेज कहा जाता है। बच्चों, समाजीकरण की प्रथम स्थिति मौखिका अवस्था है, जिसमें मानव शिशु की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल मौखिक रूप से होती है। भूख लगना, सर्दी लगना, कष्ट होना, गर्मी लगना आदि प्रत्येक कार्य में उसे तनाव होता है। परिणाम स्वरूप वह रोता है, चिल्लाता है, जिससे उसके तनाव का अंत हो जाता है। बालक इस समय अपनी भूख, प्यास आदि के संकेत देने लगता है। केवल मौखिक रूप से वह दूसरों पर आश्रित होता है। पार्सन्स के मत में वह दूसरे लोगों के लिए मनोरंजन की वस्तु होता है। माता के साथ शिशु का तादात्म्य हो जाता है, क्योंकि वह उसके सुख दुख का पूरा ध्यान रखती है। इस समय बच्चा किसी से भी किसी प्रकार का आंतरणीकरण नहीं कर पाता है। उसके लिए माता और स्वयं में कोई अंतर नहीं होता है। कुछ समय बाद बच्चा अपनी भूख पर कुछ नियंत्रण करना सीख जाता है और माता के संपर्क से आनंद का भी अनुभव करने लगता है। यह अवस्था 18 माह तक चलती है, जिसमें बच्चा चलना फिरना सीख जाता है और फ्रायड ने भी इस अवस्था का वर्णन किया है, जिसे उन्होंने प्राथमिक परिचय कहा है। दूसरा सोपान है सोच अवस्था। इसको अंग्रेजी में एनल स्टेज कहा जाता है। बच्चों, समाजीकरण की दूसरी अवस्था सोच अवस्था है, जिसमें बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि सोच संबंधी क्रियाओं को स्वयं करे, जैसे हाथ साफ करना, कपड़े गंदे न करना, सोच का स्थान, समय आदि का ध्यान रखना आदि कार्य बच्चा करने लगता है। विभिन्न समाजों में इस अवस्था का समय भिन्न भिन्न आयु में प्रारंभ होता है। ग्रामीण बालकों में
4-5 वर्ष की आयु तक बालक अर्धनग्न अवस्था में निसंकोच रह लेते हैं, जबकि शहरी समाज में बहुत शीघ्रता से वे सोच प्रशिक्षण प्राप्त करके सभी क्रियाओं को करना सीख लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा माता से अधिक प्यार करता है, माँ भी उसे अत्यधिक प्यार करती है। यह बच्चे को सही व गलत कार्य में विभेद करना सिखाती है। सही कार्य करने पर वह प्यार करती है, वह गलत कार्य करने पर उसे डांटती है। इस प्रकार माँ उसे अपने संस्कृति के मूल्यों के अनुसार व्यवहार करना भी सिखाती है। इस अवस्था में माँ को साधक नेता के रूप में भूमिका निभानी होती है, अर्थात एक और वह बच्चे को आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है, तो दूसरी ओर वह परिवार में भी बच्चे का प्रतिनिधित्व करती है। अतः माँ जितनी अधिक सामाजिक मूल्यों से परिचित होगी, बच्चे को वह उतना ही प्रशिक्षित कर सकेगी। माँ की भूमिका इस अवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। उसे बच्चे को सोच प्रशिक्षण देने, दूध की आदत छुड़ाने, सामाजिक व्यवहार आदि सिखाने में कष्ट भी होता है, लेकिन फिर भी शिशु का माता के साथ ही तादात्म्य होता है, क्योंकि माता भावात्मक भूमिका की निभाती है। इस अवस्था के अंत तक बच्चा खेलने, बोलने आदि के कारण अन्य लोगों के भी संपर्क में आता है और धीरे धीरे अन्य लोगों से सामाजिक संबंध स्थापित करता जाता है। यह अवस्था लगभग 3 वर्ष की अवस्था पूरी होते होते समाप्त हो जाती है, जिसमें बालक जितने अधिक व्यक्तियों के संपर्क में आता जाएगा, उसके सामाजिक संबंध उतने ही दृढ़ होते जाएंगे, जिनके कारण उसे नवीन परिस्थितियां व भूमिकाएं भी मिलती रहेगी। तीसरा सोपान है मातृ रति सोपान। इसको अंग्रेजी में ओडिपस स्टेज कहा जाता है। बच्चों, यह अवस्था सामान्यतया 4 वर्ष के प्रारंभ से लेकर 12 या 13 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में बालक यौन भेद की ओर सहज आकर्षण का अनुभव करता है। यही वह समय है जब उसमें ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स 2 प्रकार की ग्रंथियां जन्म लेती है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स का अर्थ है कि लड़का अपनी माँ से प्यार करता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स से तात्पर्य है कि लड़की अपने पिता से अधिक प्यार करती है। यह करीब 12 वर्ष की अवस्था में होता है, अर्थात लड़के व लड़कियां क्रमशः अपनी माता व पिता से तो प्यार करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता का परस्पर प्यार करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने इस विषय में विस्तार से लिखा है। उन्होंने अपने संपूर्ण अध्ययन में सेक्स इंस्टिंक्ट या काम प्रवृत्ति को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा है कि बच्चों में यौन भावना जागृत हो जाती है, जिसके कारण लड़के अपनी माँ से व लड़कियां अपने पिता से प्यार करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस अवस्था में यौन भावना इतनी अधिक विकसित हो जाती है कि वे अपने माता पिता तक से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। इस अवस्था में बच्चों सामाजिकरण की प्रक्रिया 2 रूपों में होती है, सामाजिक भूमिका से तादात्म्यकरण तथा सामाजिक समूहों से तादात्म्यकरण। पिता, भाई, चाचा आदि परिवार के सभी सदस्यों के अनुरूप बनना सामाजिक भूमिका से तादात्म्यकरण है, जबकि अपने लिंग के सदस्यों, स्कूल के साथियों, मित्रों के अनुरूप कार्य करना सामाजिक समूह से तादात्म्यकरण है। इस स्तर पर बालक प्रत्येक क्रिया करते समय दूसरों के अनुरूप बनने का प्रयत्न करता है।
इसी अनुरूपता में उसे माता का स्थान पिता से भिन्न दिखाई देने लगता है। यद्यपि माँ की भूमिका समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक प्रभावी होती है, लेकिन यह तादात्म्यकरण की प्रक्रिया तब अधिक सफल होती है जब परिवार में 4 परिस्थितियां संभव हो। पुत्र को पिता और पुत्री को माता का पूरा स्नेह मिले। दूसरा, बालक जिस सदस्यों को अपना आदर्श मानता हो उसका बच्चे से घनिष्ठ संबंध हो। और तीसरा, परिवार के अन्य सदस्य बच्चे को पिता में निष्ठा रखने के प्रयास हो। चौथा, पिता का माँ से सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। यह स्थिति बालक को भावात्मक सुरक्षा प्रदान करती है तथा उसे कुंठाओं से बचाती है, और यही सुरक्षा समाजीकरण की सफलता की प्रथम आधारशिला होती है। चौथा सोपान है किशोरावस्था। बच्चों, यह सोपान युवावस्था के प्रथम चरण से होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में यह स्तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक किशोर के लिए यह अवस्था मानसिक एवं सामाजिक रूप से संघर्ष एवं तनाव की होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से उसमें अनेक परिवर्तन इस समय होते हैं। मानसिक रूप से उसमें चिंतन, मनन व निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। सामाजिक रूप से उसे अनेक संबंध मिलते हैं। इसके साथ ही जीवन साथी का चुनाव, व्यवसाय का चुनाव, परिवार की जिम्मेदारी आदि अनेक कार्यों के कारण उसमें तनाव हो जाता है। उस पर माता पिता द्वारा लगाए गए अनेक नियंत्रण भी उसे भारी संघर्ष व तनाव में डाल देते हैं। बच्चों, इस समय किशोर परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, साथी समूह आदि के संपर्क में अधिक रहता है, जिनके साथ उसे समायोजन करना होता है। क्या उचित है या क्या अनुचित है, किन नियमों की पालना करनी है, किन्हें निषेध करना है, यह सब स्थितियां उसे समाजीकरण करना सिखा देती है। उसमें नैतिकता का विकास हो जाता है। इस प्रकार किशोरावस्था में किशोर सांस्कृतिक मूल्यों, अनुभवों द्वारा समाज के साथ अपना समाजीकरण कर लेता है तथा व्यक्तिगत अनुभव उसमें आत्मनियंत्रण की क्षमता भी उत्पन्न कर देते हैं। बच्चों, ये उपर्युक्त 4 सोपान समाजीकरण में प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, किंतु चूंकि समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः सोपान भी समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य सोपान का भी हम अध्ययन करेंगे। इस प्रकार 5वीं अवस्था है युवा अवस्था। बच्चों, युवावस्था में व्यक्ति किसी पद पर कार्यरत हो जाता है, विवाह हो जाता है तथा अनेक पदों को प्राप्त कर लेता है, जैसे वह पति, पिता, भाई, चाचा अनेक पद ग्रहण कर लेता है, नए नए परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है, उनमें व्यवहार करना सीख जाता है। उस पर अनेक उत्तरदायित्व आ जाते हैं, जिनके कारण उसे कई बार भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों का एक साथ पालन करना कठिन होता है। छठा बिंदु है प्रौढ़ावस्था, एडल्ट स्टेज। इस अवस्था में व्यक्ति पर और अधिक जिम्मेदारियां आ जाती है, जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह एवं उनमें व्यवसाय की जिम्मेदारी, जिनके सबके साथ उसे समाजीकरण करना होता है। जॉनसन के अनुसार वयस्कों का समाजीकरण सरल होता है, क्योंकि वयस्क उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करने को प्रेरित होता है जिसे वह स्वयं देख चुका है। दूसरा, जिस नई परिस्थिति को वह आंतरिकृत करने का प्रयास करता है, पुरानी परिस्थिति से उसमें काफी समानता होती है। तथा तीसरा, समाजीकरण करने वाला भाषा के माध्यम से
आसानी से बोधगम्य कर सकता है। इन तीनों ने समाजीकरण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। सातवां और अंतिम बिंदु है वृद्धावस्था। समाजीकरण की प्रक्रिया वृद्धावस्था में भी चलती रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। वह व्यवसाय से सेवानिवृत्त हो जाता है, प्राश्रित रहना पड़ता है। परिवार की वृद्धि से वह दादा नाना तक बन जाता है। अधिक कार्य न कर सकने के कारण वह अपने को भार समझने लगता है। पीढ़ीगत भेद के कारण नवीन पीढ़ी से उसका सामंजस्य नहीं हो पाता, जिससे वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। लेकिन फिर भी उसे सबके साथ अपना समाजीकरण करना होता है, जो उसे कुछ न कुछ सिखाते ही रहते हैं। इस प्रकार बच्चों समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आप सभी ने इसको ध्यान से सुना। धन्यवाद।